माँ, तुम ऐसी होती हो? विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति में कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम खुद ब खुद कर लेती है, परंतु उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लाजवाती हो, बेटे के पक्ष में बोलती हुई कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के लिए अकेले कोने कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ता है, किंतु वो असहाय था। मगर वह कुछ कह पाता तो पत्नी उसके बच्चे को विरोध उससे करने लगते। दूसरे सतर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनीय अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे खानदान में से थी, अतः वह चुपचाप इस तरह दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने देखा। माँ जी, कुछ अब करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन सुना रही थी। मिली बहुत शर्मा रही थी, बताते हुए कि मेरी सास है, मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ ने अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गाँव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गाँव वाले हैं, और वो तुम्हारे माताजी जो उन्हीं गाँव में रहते हैं, और फिर सब सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कमनी ने तो अपने मन की मुराद मिल गई थी। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तब अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस कुछ करने दिनों लगा। के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उनके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उनके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। विमल अमेरिका से विमल डॉक्टर के चाचा आ रहे हैं, और डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों, विमल भाभी नहीं दिख रही? कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्साहित पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर विमल ने रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असह्य पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उसने पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है। भाभी जी, आप चुप करो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की रूपकता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी, और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपनी बोन तुम्हें देकर इतना क्रूप लिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी है।
तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में ऐश्वर्य जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, वहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उनके चाचा थे, उनमें जो राज बताया उनके बाद तो विमल की यही लग रहा था कि उसके ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। वे दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध समझ है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। आप सिर्फ यह भी साथ में मेरे साथ रहेंगे। कोई नहीं। विमल ने अनयोग्य दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी के मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझे अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।